द इल्यूजन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जीवन सर आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीएफ 2005 से जुड़े और भी 17 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाली सभी प्रकार की एग्जामों के लिए लाभकारी होंगे, चाहे वह ईएमआरएस, DSSB, सीटेट, एसटेट या किसी प्रकार की भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 5 सवाल जरूर आएंगे, तो कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं, पहला सवाल है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है? तो महत्वाकांक्षी का मतलब है कि गणित के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी गणित सिर्फ सिखा देने से नहीं है, उसे दैनिक जीवन से जोड़ना, उसका अनुप्रयोग, बच्चे को एक गणित को कितने तरीके से बताना है, यानी गणित को एक अच्छे तरीके से लक्ष्य की ओर ले जाना कि गणित सीखने में हर बच्चे को मजा आने लगे। अगला है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? लंबी आकृति का मतलब होता है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी यदि हम किसी एक सवाल को एक तरीके से बता रहे हैं तो क्या उसी पर जुड़ता हुआ दूसरा हम बता सकते हैं कुछ, या कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि एक तरीका मैथ बनाए हम, क्या हम उस मैथ को दूसरे तरीका से बना सकते हैं या किसी और विधि से सीख सकते हैं या बच्चे को सिखा सकते हैं? यदि उस तरीके से वह नहीं सीख रहा है, यानी एक संकल्पना वह नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अपने से भी कोई दूसरी संकल्पना द्वारा उसे सिखा सकते हैं। यदि हम कहें कि वृत्त गोल होता है और गोला भी गोल होता है, अब बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि एक संकल्पना तो कहता है कि वृत्त भी गोल है और एक संकल्पना कहता है गोला भी गोल है। अब बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि कौन सा गोल हम समझें, दोनों तो गोल है। तब हम उसे समझाएंगे जो एक दिशा में गोल होता है, यानी जो 2D होता है, दो विमी, यानी 2 डायमेंशनल, जैसे चूड़ी। चूड़ी सिर्फ गोल न गोल है, लेकिन यदि हम तरबूज की बात करें तो वह चारों दिशाओं से गोल है। अगर दिशाएं टोटल की बात की जाए तो 10 दिशाओं से गोल है। तो वह समझ में आएगा कि एक संकल्पना दूसरी संकल्पना से बन गया कि एक हम पहले सिखाएं इसको गोल, अब दूसरा गोल उसको क्या सिखा रहे हैं, सब तरफ से गोल। तो हम कुछ उदाहरण पेश करने बोलेंगे, तो चलो जब हम खीर चूड़ी बोलें तो तुम एक बताओ, तो वो बताएगा कुछ भी अपना एक उदाहरण ले लेगा, जैसे साइकिल का पहिया, तो देखिए वो समझ रहा है। अब दूसरी संकल्पना उस पर कैसे बनाएंगे, अब तुम बताओ बॉल की तरह गोल, तो बताएगा बल्ब, तरबूज, खरबूजा, फुटबॉल, टेनिस बॉल, तो देखिए वो समझ गया। अगला है, एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। एक कहावत है, जब बच्चे खुद से करते हैं ना, तो बार बार गलतियां करने के बाद एक समय वह सीख जाते हैं, और इस पर जब वो करके सीखते हैं तो वो कभी फिर भूलते नहीं हैं। अगला है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य, यानी जो कला है, आर्ट्स है, उसे जोड़ने का क्या मतलब है? तो उसे जोड़ने से क्या होता है कि भारत अपनी एक सांस्कृतिक विरासत लेके चला हुआ है। भारत में एक से एक कलाकार, संगीतज्ञ और भी गणितज्ञ कई तरह के उत्पन्न हुए हैं व्यक्ति, जो भारत की धरती से उत्पन्न हुए हैं, तो वो विरासत को बचाना है। जैसे कि MF हुसैन को ले लीजिए, मकबूल फ़िदा हुसैन जिसका पूरा नाम, ये भी एक सवाल आया जा चुका है कि MF हुसैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है मकबूल फ़िदा हुसैन। तो कला का मतलब ये नहीं कि हम खाली चित्रकला की बात कर रहे हैं, कोई वादन के क्षेत्र में हो सकता है, गायन के क्षेत्र में हो सकता है। जैसे आप यहाँ नाम ले सकते हैं बिस्मिल्लाह खान का, तो बिस्मिल्लाह खान को देखिए अब विदेशों तक लोग जानते हैं, उस पर कई फिल्में भी बन चुकी है, तो कितने बड़े वो कलाकार। तो हमारी जो विरासत है ना, उसकी प्रशंसा करना और उसके अंदर, छात्र के अंदर वैसा व्यक्तित्व पैदा करना और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में पिछड़ रहा है तो उसके मन में यह भावना, हम तो कुछ नहीं है, तो अगर उसके अंदर कोई कला है तो हम उसको निखार देंगे। अगला है, एनसीएफ 2005 में मैं सामाजिक अध्ययन में से, देखिए यहाँ मैं लिखा गया, या मैं नहीं मैं होगा। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में से कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? यानी इसमें कुछ सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए, SST से जुड़े हुए कुछ मुद्दे को शामिल करने की बात की गई है।
तो वह है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। देखिए लैंगिक की बात करें तो यहाँ पर होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो यहाँ क्या करना चाह रहा था, यहाँ कहना ये चाह रहा है कि आप लैंगिक भेदभाव ना करें। आप समेकित कक्षा है, समेकित शिक्षा है तो आप साथ में बैठा सकते हैं। अब ये नहीं कि लड़कियां आगे बैठेंगी लड़के अगल बैठेंगे, अधिकतर यही होता है, तो लड़की फर्स्ट बेंच में तो लड़के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, वो साथ में बैठ सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, बच्चों को बचपन से ही स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाना होगा, कैसे नाखून साफ रखना है, कपड़ा ढंग से पहन के आओ, बाल छोटे होने चाहिए, ब्रश करो सही टाइम पर। तो ये सब बातें प्राथमिक स्तर पर ही देने के शुरू कर दी जाए तो उसके स्वास्थ्य आगे चल करके ठीक रहे। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं? आप अगर हमारे वीडियो एनसीएफ 2005 का नहीं देखें जिसमें मैंने लेक्चर दिया है तो कृपया उसे देखें, उसमें आपको कई महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे और 180 पेज के दस्तावेज का आपको निचोड़ मिलेगा। आप जरूर से उसको देखें, यहाँ पर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। बाहरी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी आप ऐसा सिखाएं कि बाहर ज़िंदगी से वो इंटरेक्ट करे, जब वो संपर्क में आए तो उसको कोई भी परेशानी ना हो। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, अभी तक हम लोगों ने यही करते आए, हमारे पूर्वज ऐसे ही सिखाए थे, लेकिन अब ये बदल चुका है। आप उसे रटाएं नहीं, उसे सिखाएं। पाठचर्या का इस तरह समर्थन हो कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी विकास का मतलब एक क्षेत्र में विकास ना होना, जबकि उसके अंदर अगर यदि एक से अधिक क्षमता है तो उसे भी विकसित करना है, ऐसा आप मुहैया कराएं उसको। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा के बारे में तो मैंने कितना बार भी कह चुका है कि एक परीक्षा कोई भी विद्यार्थी को जांच नहीं सकता है, तो रेगुलर अंतराल में परीक्षाएं होनी चाहिए, मौखिक हो, लिखित हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ये लगातार होते रहने से उसके अंदर वो डर निकल जाता। तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, यदि हम पढ़ रहे हैं पेड़ पौधे के बारे में तो उसको एक ले जाइए ट्रिप पर या कहीं अगल बगल पौधे के पास ले जाइए, उसको दिखा करके बताइए कि ये देखो तना है, इसके अंदर जड़ है, नीचे में ये डाली है, ये फूल है, ये पत्ती है। अब आप उससे सवाल पूछिए, बताओ जड़ कहाँ पर है, तो वो बताएगा ज़मीन के अंदर है। तो यहाँ देखिए ज्ञात नहीं था, फिर भी वो अज्ञात से ज्ञात की ओर चला गया, वो जान गया कि नहीं यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब मिट्टी के अंदर होगा। अब उसे हम समझाएंगे कि मिट्टी के अंदर अगर वो है तो वो क्या कर सकता है। वो तो एक पहली बात तो उसको खड़ा रखेगा, उसको मजबूती प्रदान करे। दूसरा बात, पानी के अंदर जल होता है, खनिज लगाना तो उसको भी खींचेगा वो। तो देखिए गतिविधियों से जोड़ दिए। अगला है ऐसी विभावी पहचान का विकास करना जिसे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। उसे आप ऐसा एक भावी बना दीजिए बच्चे को कि वो देश की भावना उसमें हो, राष्ट्र प्रेम की भावना हो, वो अपने देश से नफरत ना करे। अन्यथा देखिए पढ़ लिख करके कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं, और यदि पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति गलत रास्ते में उतरता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर का क्या माध्यम होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर तो आप सिंपल सी बात है, मैंने भी उस वीडियो में भी चर्चा किया, इसमें भी चर्चा करता हूँ कि बच्चे मातृभाषा में ज़्यादा सीखते हैं। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक एक सुविधादाता होता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। शिक्षक एक सहायक की भूमिका होता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये निर्भर करता है ऑप्शन पर। तो देखिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में, तो सबसे पहले समझेंगे उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या अभिक्रिया की गति को घटा दे। यदि एक शिक्षक अच्छा शिक्षक होगा, कुशल शिक्षक होगा, तो वह उस कक्षा की गतिविधि को बढ़ा देगा, यानी लर्निंग को वो बढ़ाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का आकलन का सही तरीका क्या है। ये देखिए मैंने इस पर कितनी चर्चाएं, ये दैनिक गतिविधियां हैं, यानी एक बार उसका जांच लेने से नहीं होगा, अब बीच बीच में उसको जांचते रहिए। दैनिक गतिविधियां, यदि आपने कुछ पढ़ाया है, यदि हमने 10 लाइन का पोएम पढ़ाया है तो हम कहेंगे सुनाओ पोएम, तो देखिए ये भी आकलन हो रहा है। तो वो 10 लाइन भले ना सुना पाए, 2 लाइन तो सुनाया ना, यही हम उसको 10 दिन के बाद पूछेंगे वो 2 लाइन भी नहीं बता पाएगा। तो ऐसे में हम क्यों ना उसको अभी साथ ही करते चले जाएं। अगला है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल दिया। तो ये कला तो आप समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भी दे सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर 2 प्रकार के हो गए, पूर्व प्राथमिक स्तर और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर। तो आप दोनों में दे सकते हैं।
कला तो कला है, वो कभी भी सीख सकता है। क्या छोटे बच्चे ड्राइंग नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप सोचिए, क्या छोटे बच्चे कोई खिलौना बनाने, मिट्टी दे दीजिए आपको, एक से एक खिलौना बना देगा वो। अगला है, भीड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात निरर्थक है? यदि कक्षा ही भीड़ भाड़ है, कहा जाता है एक कक्षा में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से क्या होगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा ढंग से। तो यहाँ पर सृजनशीलता तो हो ही नहीं सकती है। वो तो खुद जो पढ़ रहा है वो भी नहीं सुन पाए, सृजनशीलता की तो बात ही दूर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो गणित शिक्षण का ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो व्यवहारिक जीवन से वो काम आ सके, यानी अमूर्त चिंतन का निर्माण करना। देखिए ध्यान से, गणित जो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना, ये एनसीएफ 2005 कहता है। लेकिन अमूर्त क्या है? यदि हम उसको पहले सिखाते एक आम का दाम 1 रुपया तो 2 आम का 2 रुपया, यानी उसको देखिए मूर्त चीज़ें दे करके कह रहे हैं, दिखा दिखा करके पहले बच्चों को सिखाएं। जब वो सीख जाता है तो आप डायरेक्ट पूछिए 1 केले का दाम 5 रुपया, 2 केले कितना, वो बता देगा 10 रुपया। तो यहाँ पर देखिए मूर्त चिंतन था, यानी छोटे बच्चे को मूर्त चीज़ें, जैसे उसको सबसे पहले मैंगो का चित्र दिखाना पड़ता है। जब वो मैंगो देख लेता है तब उसको ये मैंगो है। लेकिन जब दूसरी बार हम उनसे पूछते हैं तो वो बता देगा मैंगो तो ऐसा होता है, पीला कलर का होता है। तो देखिए मूर्त से अमूर्त में चला गया ना वो। तो यही चीज़ करना, तार्किक ढंग से सोचना। यहाँ तर्क लगा रहा है कि 1 दर्जन का दाम 12 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम 24 रुपया, आधा दर्जन का दाम 6 रुपया। यहाँ देखिए तर्क लगा रहा है ना। संचालित करने की योग्यता का विकास करना। अब वो संचालित करेगा, यानी किसको संचालित करेगा? अपने इंद्रियों को संचालित करेगा, वह अपने अंदर की क्षमताओं को संचालित करेगा। पापा रहने दीजिए ना, हम ही जाकर ले आते हैं मार्केट। जब आप उसे सिखा देते हैं ना, बोलेगा आप घर में रहिए ना, हम कहेंगे उसको जाओ बेटा बिस्कुट लेके आओ, तो उसको क्या कहेगा? पहली बार वो हिचकिचाएगा, लेकिन जब हम एक बार उसको सिखा देंगे ना तो अपनी वो संचालित करना शुरू कर देगा। आप रहिए ना, हम जाते हैं लेकर के आ जाते हैं। देखिए उसको अपनी इंद्रियों पर बस हो गया ना। अगला है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 या कक्षा 2 की विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? यानी पहली कक्षा या दूसरी कक्षा का। तो यह प्रेक्षण के आधार पर, देखिए पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा के बच्चे उतने खुल करके नहीं आ पाते थे। इसमें हमको क्या करना होगा? यदि हमारे कक्षा में 25 बच्चे हैं तो एक शिक्षक का दायित्व यह है कि वह घूम घूम करके देखे कि क्या बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अगर नहीं लिख रहा है तो गलतियों से उसकी समस्या को पता लगाइए, आखिर वो क्यों नहीं लिख रहा। हो सकता है उसका कलम नहीं चल रहा या पेंसिल टूट गया, वो डर से नहीं मांग रहा आपसे। तो ये देखिए आप प्रेक्षण करते रहिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी लगा के बैठ गए और हम एक महान शिक्षक बन गए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ही शिक्षक अपने बच्चों को दूसरे टीचर से पढ़वाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ाते हैं तो उसके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। यदि आप घर पे ही गलत करना शुरू कीजिएगा तो समाज कहाँ से सही होगा। तो सबसे पहले अपने दायित्व को समझिए, एक शिक्षक का क्या दायित्व है। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था। ये किसका परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया मार्केट में, यानी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड लगा, वो किस चीज़ का परिणाम था? ये परिणाम था राष्ट्रीय शिक्षा ये नीति 1986 का। उसमें कहा गया था कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाए। अगला, यदि आप कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि है? देखिए यहाँ रामायण पढ़ाने का, अगर आप एक श्लोक के तौर पर चलिए या एक धर्म ग्रंथ के चल पर चलिएगा तो धार्मिक पक्षपाव की बात आ गई यहाँ पर। तो क्यों ना इसे कहानी के तौर पर पढ़ाया जाए, कि इसे कहानी मान लिया जाए कि रामायण में ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। तो ये किसी धर्म से जुड़ा भी नहीं और बच्चे सीख भी गए। पढ़ाते समय चित्र दिखाने का क्या मतलब है? यदि पढ़ाते समय आप चित्र दिखाते हैं ना तो बड़ी आसानी से याद होता है, यानी पाठ को समझेगा बड़ा जल्दी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। यानी ये जो शब्दावली है, पाठचर्या एनसीएफ है, ये किस ओर संकेत करता है? यह कहता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी एनसीएफ तो एक नोट्स हो गया, एक नीति हो गया, एक दस्तावेज हो गया। तो उसका क्या रहस्य क्या है? रहस्य ये है, गूढ़ रहस्य, कि संपूर्ण कार्यक्रम जो है अनुभव से प्राप्त करते हैं। ये सब एक अनुभव का ही तो नतीजा है ना, कि वो दिन रात देखे होंगे कि ऐसे 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 होते हैं, तो क्यों ना इस पर एक नीति बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए। तो प्रतिदिन अनुभव करने के बाद ही ये सब बनता है, और ऐसा नहीं कि घर बैठे हो जाता है, ये सब जगह जा जा करके चेक करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आपका जीवन सर, आपका दिन मंगलमय हो।